हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नट वाला भैया। चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर लास्ट क्लास में हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट का कंपनी हम लोग शुरू किए थे, इसमें कंपनी और उसके टाइप्स की चर्चा करी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे जी शेयर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के शेयर के बारे में, कौन कौन टाइप्स ऑफ शेयर होते हैं इसकी चर्चा करेंगे और कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, नहीं क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसकी चर्चा आज हम क्लास में करने जा रहे हैं। चलिएगा जी क्लास में चलते हैं और समझते हैं। देखिएगा जी क्या बोला, शेयर्स ऑफ ए कंपनी, नहीं एक कंपनी के शेयर्स की चर्चा करिए। अब बताओ शेयर्स मतलब क्या होता है। सर सिंपल सा बात समझते हैं, शेयर का मतलब हिस्सा। हाँ सर, वही बोलते हैं ना मेरा शेयर मेरा हिस्सा, नहीं ऐसा कहते हैं। तो उसी तरह से अगर एक कंपनी के शेयर की बात करें तो क्या मतलब हुआ, कंपनी में हिस्सा। अब कंपनी में हिस्सा मतलब कंपनी का तो ये नहीं करेंगे, तो कंपनी में लगता है क्या, कैपिटल। तो कैपिटल का हिस्सा, जो कंपनी में कैपिटल है उसका हिस्सा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो हिस्सा मतलब शेयर मतलब हिस्सा, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखिए क्या कहता है, कहता था टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल वैल्यू। देखिए होता क्या है कि कंपनी में तो बहुत बड़ी कंपनी जो होती है उसमें पूंजी तो बहुत ज्यादा लगा होता है, बड़ा बड़ा अमाउंट होते हैं उसमें इन्वेस्टेड, नहीं तो अब चूंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं बाहर के लोग हैं, अब वो चाहते हैं कि भाई हम भी उस कंपनी में मालिक बने, हम भी उस कंपनी में हिस्सा लें। तो अब उतना पॉसिबल नहीं है सबके लिए कि भाई एक ज्यादा अमाउंट में आप इन्वेस्ट करके सबको ओनर बनो। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी बोलती है भाई साहब ऐसा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम तुमको भी ओनरशिप देंगे। तो तुमको ओनरशिप कैसे देंगे, तो तुमको ओनरशिप देने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कैपिटल का छोटा 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 भाग में उसको हम बांट देंगे और उस छोटा भाग को भी तुम खरीद लोगे तो तुम क्या बन जाओगे, कंपनी के मालिक बन जाओगे। तो उसी को क्या बोल रहा है कि जो कैपिटल टोटल है कंपनी का, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और छोटे छोटे वैल्यू में, और ईच सच यूनिट इट इज कॉल्ड अ शेयर। और हर वो जो हिस्सा होता है छोटे छोटे वैल्यू में डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर। एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझिएगा, जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी में 10 लाख, ऐसे मान लेते हैं 10 लाख, वैसे तो ज्यादा भी होता है लेकिन 10 लाख कैपिटल, ठीक है। अब इस किसी आदमी के पास मान लेते हैं 1000 रुपया, ठीक, शेयर बोल रहा है भाई हम भी इसका मालिक बनेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंपनी बोलेंगे ऐसा करते हैं हम इस 10 लाख हिस्से को सीधे 1000 हिस्सों में बांट देते हैं। कैसे कैसे, 1000 हिस्सों में, ठीक है। तो अगर 1000 हिस्सों में बांट देगा तो 1000 शेयर इसके पास हो गया, मतलब 1000 टुकड़ा कर दिया, और 1000 टुकड़ा कर दिया तो कितने रुपए में हो जाएगा, 1000 रुपए का हो जाएगा। अभी 10 लाख रुपया था, 10 लाख रुपए में बोला भाई साहब 10 लाख तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम किसी बिजनेस पे, पैसा ही नहीं उतना। तो अब क्या करेगा, कंपनी बोलेगा एक काम करते हैं हम इसको 1000 टुकड़ा में बांट देते हैं। अब जब 1000 टुकड़ा में बांट दिया तो 1000 टुकड़ा और एक को हम अगर बांट दे रहे हैं तो कितना कितना रुपया आ जाएगा, तो 1000 रुपया क्या आ जाएगा, तो एक शेयर जो हो जाएगा, एक टुकड़ा जो हो जाएगा वो 1000 रुपया का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो अब आदमी जिसके पास 1000 रुपया भी है वो भी क्या कर सकता है, एक शेयर खरीद सकता है। तो समझ रहे हो ये क्या है, ये बस पूंजी का एक पार्ट है और कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, आइए देखिए क्या कहता है आगे, क्या बोल रहा है, बोल रहा है शेयर इज ए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी का क्या है, एक फ्रैक्शनल पार्ट है, नहीं। बाय परचेजिंग अ शेयर वन अटेन्स ओनरशिप राइट इन अ कंपनी। अगर आप एक परचेज करते हो शेयर को तो आप अपना ओनरशिप राइट क्लेम कर देते हो। कह रहा सच पर्सन हु पार्ट अवे मनी थ्रू शेयर्स आर नोन एज शेयर होल्डर्स। आप देखो पैसा क्या करता है, जब कोई इंसान पैसे के थ्रू शेयर्स को खरीद लेता है तो वो इंसान जो है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स कहते हैं। कह रहा दे दस बिकम पार्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी। कह रहा शेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ ए शेयर होल्डर in the company measured by sum of money for the purpose of liability in the first place and of interest in the second, but also consisting of mutual covenants
entered into by all the shareholders in the terms of the act and the articles। तो ये क्या, ये वो शेयर क्या करता है भाई, शेयर होल्डर उसको मेजर कैसे किया जाता है, शेयर्स के हिसाब से, नहीं जिस हिसाब से वो पैसा दिया होता है। कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्लासेस ऑफ शेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द 43 सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट, share of capital of a company formed after 1st April 2013 shall be only two kinds। दो तरीके के शेयर हो सकते हैं, एक शेयर कौन सा, एक शेयर प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इक्विटी शेयर। किसने कहा भाई, सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये बात कह रहा है। अब प्रेफरेंस शेयर्स किसको बोलेंगे सर जिसमें हमको दो तरीके का राइट मिलता है। क्या सर, एक तो हमको डिविडेंड सबसे पहले मिल जाए, दूसरा सर जो कैपिटल का रिटर्न हो वो हमको क्या मिले, सबसे पहले मिल जाए। आइए पढ़ते हैं, आप समझते हैं उसके बाद क्या क्या बोल रहा है। प्रेफरेंस शेयर अंडर सेक्शन 43B ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ प्रेफरेंस शेयर इज वन विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। जो ये कंडीशंस फुलफिल करता है, क्या कंडीशन है देखिए, कह रहा है दैट इट कैरीज अ प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंशियल राइट मिल रहा है to dividend, right to dividend to be paid either as a fixed amount or amount calculated by fixed rate। मतलब इसको डिविडेंड मिलेगा सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, चाहे वो फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट के हिसाब से हो या फिक्स्ड अमाउंट में हो, पहले क्या होगा, इसी को मिलेगा। क्या कह रहा है, दैट दूसरा बोल रहा है दैट विद द रिस्पेक्ट टू द कैपिटल इट कैरीज और विल कैरी ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर एनीथिंग इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इसको पेमेंट मिल जाएगा जब कंपनी वाइंडिंग अप हो जाएगी। नहीं, हाँ जी सर। अब क्या कह रहा है, इन सिंपल वर्ड्स दो दीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू रिसीव डिविडेंड, सबसे पहला डिविडेंड लेने का अधिकार है, एंड टू रिटर्न कैपिटल इन द प्रेफरेंस शेयर टू द शेयर होल्डर। बोलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले कैपिटल मिलेगा इक्विटी से पहले, इक्विटी से पहले नहीं। हाँ, कह रहा फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पेबल इज मेंशन्ड बिफोर द नेम दैट इज प्रीफिक्स्ड। For example, 12% preference shares mean that the dividend is payable on these shares at the 12% per annum and the rights are stored in the articles of association। अब देखिएगा जी, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कंपनी में, तो वहां समझेंगे क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन बेसिकली ये समझ लिए, ये बोला कि भाई साहब अगर ये लिखा रहा कि 12% प्रेफरेंस शेयर्स देना है तो इसका मतलब हुआ कि उसको 12% रेट से क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। क्लियर है बात, हाँ जी सर। आइए, क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के भी टाइप्स हैं। अब कौन कौन सा टाइप से, आइए एक एक करके उसकी चर्चा करते हैं। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड राइट, ठीक है। डिविडेंड राइट का क्या मतलब हुआ, दो तरीका, एक बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखिएगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या कहता है, आइए देखते हैं। कह रहा है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दोज प्रेफरेंस शेयर व्हिच कैरी राइट टू रिसीव arrears of dividend before the company makes payment to equity shareholder। ये ध्यान दीजिएगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब हुआ कि उनको पहले ही अरियर्स जो डिविडेंड है वो मिलने का अधिकार है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो हो गया जो क्या बोल रहा है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स शेयर डू नॉट कैरी एनी राइट टू रिसीव अरियर ऑफ डिविडेंड, इसको कोई राइट नहीं मिलता है। जो तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो इसको डिविडेंड पहले ही मिल जाता है, किससे, इक्विटी से। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब इसको कोई राइट नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस ऑफ प्रॉफिट, सरप्लस ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पर आपका क्या है, प्रेफरेंस शेयर है। एक होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, क्या होता है देखिए, कह रहा है इन एडिशन टू फिक्स्ड डिविडेंड राइट these shareholders have a right to participate in the surplus profit after the equity shareholder have been paid dividend। देखिए ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कब मिलता है सर, ये मिलता है जब इक्विटी को पेमेंट कर दिया जाए उसके बाद उसको डिविडेंड पे किया जाता है, पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। क्यों, क्योंकि सर इक्विटी तो ज्यादा रिस्क लेते हैं तो इसकी वजह से उसको पहले दे दिया। इसको ये ऐसे शेयर्स होते हैं जो बोलता है भाई साहब पहले इक्विटी को देना तो फिर तुमको हम पार्टिसिपेट कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर्स को पार्टिसिपेट पहले करने का अधिकार नहीं है। हाँ जी सर, कह रहा है in the event of winding of the company these shareholders have right to receive a predetermined portion of surplus after the equity shareholders have been paid off। बोल रहा है भाई साहब जब इस तरह के शेयर होल्डर्स को
पहले जो डिसाइडेड किया गया है उतना आपको सरप्लस देना पड़ेगा, वही लिखा हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर देने के बाद। दूसरा है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। क्या बोलता है देखिएगा, कह रहा है दीस शेयर हैव आर एंटाइटल्ड टू गेट ओनली अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। अब देखिए इसको पार्टिसिपेशन का अधिकार नहीं है, वहां पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट किया था और उसको सरप्लस भी मिला था प्रॉफिट का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसको डिविडेंड मिलेगा फिक्स्ड रेट में। और क्या, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू हैव एनी राइट इन सरप्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट में इसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा था और डिविडेंड मिल रहा था, इसको क्या मिल रहा है, इसको सिर्फ डिविडेंड मिल रहा है। कह रहा है अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज द प्रेफरेंस शेयर्स आर जनरली नॉन पार्टिसिपेटिंग। बोल रहा है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बहुत कम होते हैं, कोई बात ना कहे तो भाई वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। समझिएगा बात को, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कि पार्टिसिपेट करना चाह रहा है। भाई दोनों हिस्सा, दोनों बात तो तुम नहीं ले जाओगे ना, तेज तो तुम नहीं हो, नहीं। बोल रहा है हम रिस्क भी नहीं लेंगे, हम पहले डिविडेंड ले लेंगे। प्रेफरेंसर बोलता है ना ऐसा, हाँ हम बोल रहा है हमको रिटर्न भी पहले चाहिए, तो भाई दोनों ही तुमको मिल जा रहा है। तो अब प्रॉफिट में सरप्लस होगा तो पहले तो इक्विटी ज्यादा रिस्क लिया है तो इक्विटी वाले को तो हम देंगे, उसके बाद तुमको पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे, अगर बचा तो फिर तुमको जो डिसाइड हुआ था वो दिया जाएगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस बोल रहा है भाई तुमको डिविडेंड बोल दिए थे ना, डिविडेंड दे देंगे, दे दे रहे हैं डिविडेंड, बात खत्म। उसके आगे कोई भी तुमको सरप्लस लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है। और नॉर्मली जो डिविडेंड क्या बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो नॉन पार्टिसिपेटिंग ही होते हैं। हाँ जी सर। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी ऑफ कैपिटल, रिकवरी ऑफ कैपिटल के बेसिस पर कह रहा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, जिसको हम रिडीम कर सकते हैं। जैसे ये बोलता है, कंपनी बोलती है भाई साहब ऐसा है अभी तो हम तुमको दे रहे हैं, लेकिन जब मेरे पास पैसा होगा हम इसको वापस अपने पास ले लेंगे, रिटर्न ले लेंगे, इसी को रिडीम करना बोलते हैं। नहीं क्या देखिएगा, कह रहा कंपनी में इशू शेयर्स ऑन दी कंडीशन दैट द कंपनी विल रीपे आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड और इवन अर्लियर कंपनीज डिस्क्रिप्शन द रीपेमेंट ऑन दिस शेयर्स कॉल्ड रिडम्पशन। ध्यान दीजिएगा, तो रिडीमेबल प्रेफरेंसेस का मतलब क्या हुआ कि भाई कंपनी उसको वादा कि भाई अभी तो हम दे रहे हैं, लेकिन जैसे मेरे पास पैसा आ जाएगा हम इसको रिडीम कर लेंगे। आएगा क्या बोला, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इसको भी देखिएगा। इन दिस कैटेगरी ऑफ शेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल विल नेवर पेड बैक बिफोर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। हाँ, इसमें जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं होता है तब तक नहीं देगा, तो ये नॉन रिडीमेबल शेयर्स है। नहीं, हाँ जी सर। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी इन कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाँ, ये कन्वर्जन के बेसिस पर है, जिसको हम लोग कन्वर्टिबल प्रेफरेंसेस बोलते हैं। बोला भाई साहब अभी तो प्रेफरेंस शेयर्स है, लेकिन हम इसको बाद में इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिएगा, कह रहा है दिस शेयर गिव द राइट टू द होल्डर्स टू गेट देम कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट देयर ऑप्शन एज पर द स्टिपुलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर इशू। अभी बोल रहा है ले लो प्रेफरेंस शेयर्स, बाद में कभी ऐसा मौका मिला तो हम तुमको कन्वर्ट कर देंगे क्या, इक्विटी शेयर में। नॉन कन्वर्टेबल सर, इसको कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते हम किसमें, इक्विटी में। कह रहा है इफ अ प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स such share called non convertible preference share unless otherwise stated preference shares are non convertible। देखिएगा बोला भाई साहब ऐसा है, कन्वर्टेबल बहुत कम चांस होता है होने का, जब तक कुछ बोला ना गया हो तब तक प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, नॉन कन्वर्टेबल होता है। अब आइए देखिए, ये तो प्रेफरेंस शेयर्स की कहानी थी, हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब हम इक्विटी शेयर की चर्चा करेंगे। आइए क्या बोल रहा है, पुट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 43 ये था और सेक्शन 43 बी प्रेफरेंस शेयर था। कह रहा है ऑल द शेयर्स ऑफ ए कंपनी विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर्स। बोल रहा है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो क्या है, इक्विटी शेयर्स है। इक्विटी शेयर्स constitute the major portion of the share of the company having share capital। क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर क्या होता है, मेजर पोर्शन ऑफ द शेयर ऑफ कंपनी होते हैं। नहीं, द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड द रिटर्न ऑन कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स आफ्टर इट हैज बीन पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स के बाद इक्विटी शेयर को पेड किया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट टू वोट, मैनेज एंड दे आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। भाई साहब प्रेफरेंस शेयर होल्डर पहले पैसा जरूर मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क कौन उठाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। और इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको वोट करने का भी अधिकार होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये राइट नहीं होता है। और इक्विटी शेयर होल्डर ही क्या होते हैं, रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। नहीं, हाँ जी सर। आइएगा अब क्या है, अब देखिए शेयर कैपिटल के जो है ना वो आपके
स्टेप बताए गए हैं, ठीक है, कैटेगरीज बताए गए कि भाई कौन कौन सा शेयर कैपिटल होता है। आइएगा एक एक की चर्चा आराम से डिटेल से करते हैं। सबसे पहले क्या बोला, शेयर कैपिटल। बोला अ कंपनी शुड हैव कैपिटल इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्टिविटीज। बिल्कुल सही बात है, कंपनी के अपने कैपिटल को क्या कर सकती है, अपने एक्टिविटीज के थ्रू फाइनेंस कर सकती है। और उसका एक ऑर्डर है, कह रहा है शेयर कैपिटल मींस द कंपनी कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स। अब शेयर कैपिटल का क्या मतलब हुआ कि कैपिटल जो कंपनी रेज कर रही है इशू ऑफ शेयर के लिए, नहीं। कह रहा है इन केस ऑफ ए कंपनी द टर्म कैपिटल एंड द शेयर कैपिटल मींस द सेम थिंग। शेयर कैपिटल और कैपिटल का मतलब सेम थिंग होता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शुड स्टेट इट्स अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए जब साइन करती है कंपनी तो फिर ये क्या आपका एमओए की चर्चा करते हैं हम लोग। जब जब कंपनी फॉर्मेशन करती है उस समय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, जो मेन लीगल चार्टर्ड होता है किसका, कंपनी का। क्या अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में नॉट हैव एनी शेयर कैपिटल। हाँ, जो अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड बाय शेयर, ये जो इसका कोई शेयर कैपिटल नहीं होता। अब देखिए कैटेगरीज डिसाइड किया गया, क्या क्या पूरा फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, दीज आर एज फॉलोज। सबसे पहले ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है ध्यान से समझिएगा। देखिएगा जी, जो नॉमिनल कैपिटल होता है, कंपनी क्या करती है जब भी रजिस्ट्रार में जाते रजिस्टर्ड करती है कैपिटल को, तो वहां एक अमाउंट एमओए में बताया जाता है कि भाई इससे ज्यादा आप कैपिटल इशू नहीं कर सकते, इससे ज्यादा कैपिटल आप कभी भी इशू नहीं किया जा सकता है। तो उसको हम नॉमिनल या ऑथराइज शेयर कैपिटल कहते हैं। आइए देखिए पढ़ते हैं, कह रहा गया द ऑथराइज और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए के द्वारा ये इशू किया, मतलब एमओए में जितना लिखा हुआ है उससे ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते हैं। कह रहा है दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज बाय इशू ऑफ शेयर। देख रहे हो कि मैक्सिमम अमाउंट इतना ही होता है जितना आपका एमओए में MOA में लिखा हुआ है। द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स अपॉन इट्स बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय अडॉप्टिंग द प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर। हाँ, ऐसा है, एमओए में तो लिख दिया गया, लेकिन अगर मान लो आपको कभी ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ रही है और आप ज्यादा शेयर इशू करना चाहते हो तो लीगल प्रोसीजर के थ्रू उसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि सर हमने एमओए में लिख दिया कि भाई हम मैक्सिमम 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं, तो आप इसको बोलते हैं हम ऑथराइज्ड कैपिटल कि भाई हम इसमें एमओए में हमने लिख दिया 1 लाख शेयर कैपिटल, तो 1 लाख शेयर कैपिटल से ज्यादा इशू कभी नहीं करेंगे। तो 1 लाख लिखा है मैक्सिमम, तो हम कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम 50,000 कैपिटल इशू कर दिए, इशू ऑफ शेयर कर दिए, कभी 40,000 कर दिए। तो ऑथराइज्ड कितना था 1 लाख, लेकिन इशू हमने कितना 50 या 40 या 1 लाख से कम जितना भी चाहे वो कर सकते हैं। तो आइए दूसरा चीज समझते हैं। तो ऑथराइज समझ में आया? हाँ जी सर। तो ऑथराइज क्या था, जो मैक्सिमम अमाउंट हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया। दूसरा क्या है, दूसरा है इशूड कैपिटल कि भाई साहब इशू कितना किया हम। हमने मान लिया था कि 1 लाख हमने रजिस्टर्ड किया था, इशू हमने 50,000 किया, तो उसको बोल रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ ए नॉमिनल कैपिटल। क्या बोल रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल कैपिटल। देख रहे हो ऊपर वाले का, विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक टू द सब्सक्रिप्शन। हाँ, वो वैसा पार्ट जो पब्लिक को बोला जाता है भाई इतना के लिए हम क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं। तो ऐसा पार्ट ऑफ नॉमिनल कैपिटल जो एक्चुअली ऑफर किसको किया जाता है, पब्लिक को, सब्सक्रिप्शन के लिए। आप ऐसे समझो बात को, मान लो आपकी कंपनी है, आपने रजिस्टर्ड किया एमओए के तहत, आपने बोला भाई साहब मुझे 1 लाख शेयर इशू करना है, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम हम इतना शेयर इशू करना चाहते हैं, अगर फ्यूचर में कभी हो तो इशू करेंगे। अब मान लेते हैं 1 लाख शेयर इशू किया आपने 100 रुपया करके, तो 1 लाख 100 मतलब कितना हो गया, बता दो तो, बताओ। 1 करोड़। तो 1 करोड़ 1 ही करोड़ होगा ना, अच्छा देख लेना थोड़ा बहुत, हमको लग रहा है 1 करोड़ होगा, 7 जीरो हो जाएगा ना, 5 2 7, हाँ 1 ही करोड़ होगा। तो 1 करोड़। अब मान लो हमें किसी छोटे अमाउंट की जरूरत पड़ गई, 20 लाख की जरूरत पड़ गई, तो 20 लाख की जरूरत पड़ गई, और तो हम टोटल शेयर थोड़ी इशू कर देंगे, हमारे पास 1 लाख का अधिकार है, हम 20 लाख की जरूरत पड़ गई तो भाई 20,000 शेयर इशू कर देंगे। तो उसको क्या बोलते हैं कि जितना हमने नॉमिनल कैपिटल का जो एक्चुअली ऑफर किए, किसको, हम बाहर वाले को, हम बोलेंगे ना भाई 20 लाख शेयर हम इशू कर रहे हैं, 100 रुपया करके है, जिसको जिसको मेरा शेयर खरीदना है खरीद लो।
तो वो हो गया क्या, इशूड कैपिटल। कह रहा है नॉर्मली ए कंपनी डज नॉट इशू इट्स एंटायर नॉमिनल कैपिटल एट अ टाइम, इन दिस केस ऑफ इशूड कैपिटल इज लेस देन द नॉमिनल कैपिटल। हाँ बिल्कुल सही, इशूड कैपिटल हमेशा नॉमिनल रजिस्टर्ड या ऑथराइज्ड कैपिटल से कम होगा। बात पता है, क्योंकि एक समय में सारा शेयर इशू नहीं करता, नहीं है, कर सकते हैं लेकिन करता नहीं है कंपनी। कह रहा था डिफरेंस बिटवीन इशूड एंड नॉमिनल कैपिटल इज कॉल्ड अनइशूड कैपिटल। हाँ बिल्कुल, जो कैपिटल आपका ऑथराइज था या रजिस्टर्ड था या नॉमिनल था उसमें से इशू को घटा दीजिएगा तो अनइशूड कैपिटल बच जाएगा। जो अनइशूड कैपिटल जैसे 1 लाख का अमाउंट था और उसमें से 20,000 क्या किए, इशू कर दिए, तो 80,000 अनइशूड कैपिटल हो गया। क्लियर है? हाँ जी सर। अब क्या बोल रहा है, इशूड कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन द नॉमिनल कैपिटल। हाँ, इशूड कैपिटल जो है कभी भी नॉमिनल कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। इट कैन एट द मोस्ट बी इक्वल टू द नॉमिनल कैपिटल। ज्यादा से ज्यादा कितना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका इशू और ऑथराइज सेम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। उसके बाद तीसरा है सब्सक्राइब। अब देखो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि हमने 20,000 शेयर मार्केट में इशू किया और 20,000 शेयर खरीद लिया लोगों ने। हो सकता है आपके 15,000 शेयर ही आपके खरीदे गए हो। हाँ जी, तो ये भी क्या करना है, तीसरा स्टेप है कि सब्सक्राइब कितना गया है। क्या कह रहा है, इट इज अ पोर्शन ऑफ ए इशूड कैपिटल व्हिच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक वेयर द शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन आर होली सब्सक्राइब्ड। इशूड कैपिटल वुड बी द सेम एज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, तो अब अगर मान लो जब इशू कैपिटल 20,000 था, पब्लिक को हमने 20,000 बोला, 20,000 इशू कर रहे हैं और 20,000 का 20,000 पब्लिक खरीद लिया, तो वो बराबर हो गया ना इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल। हाँ जी सर। लेकिन अगर मान लो 20,000 शेयर हमने इशू किया और 15,000 किया, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितना होगा, 15,000 ही होगा। उसके बाद एक कॉल्ड अप कैपिटल। अब देखिए क्या बोल रहा है, कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होता है कि भाई नॉमिनल कैपिटल में से कितना आपने मांगा है। जैसे कह रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इशूड कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड अपॉन द शेयर्स। फॉर एग्जांपल अ शेयर में भी ऑफर 10 रुपए, 10 रुपीज एच में शेयर को ऑफर किया गया कि 10 रुपया शेयर होगा। कह रहा है बट एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ कंपनी कलेक्टिंग 5 रुपीज पर शेयर ओनली। तो भाई साहब जब कलेक्ट करने की बारी आई तो उसने 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से कलेक्ट किया। द रिमेनिंग 5 रुपीज में बी कलेक्टेड लेटर ऑन एज मैन नीडेड, सो द कॉल्ड अप इज 5 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, कॉल्ड अप समझाने के लिए बहुत ईजी है। मान लेते हैं कि 20,000 शेयर इशू किया और वो 100 रुपए करके इशू किया, तो भाई साहब 100 रुपया करके बोलेगा ना, भाई 100 रुपया करके अगर नहीं दे पाते हो तो 50 रुपया करके तुम दे दो, अभी 50 रुपया बाद में दे देना। तो जो 50 रुपया वो मांगा उस कैपिटल को हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। नहीं, और लास्ट में क्या है, पेड अप कैपिटल। सर पेड अप कैपिटल क्या होता है, जितना पब्लिक ने आपको पैसा दिया, जो 50 रुपया आपको रिसीव हुआ आपके लिए कॉल्ड अप, और वही पैसा जो पब्लिक ने दिया उसके लिए पेड अप। नहीं, हाँ जी सर, देखिएगा पेड अप कैपिटल कह रहा है इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल amount of called up capital which has been actually been received from the shareholder, जो shareholder से receive हुआ है। It is quite possible that the sum of shareholders may not pay the full amount called up. The amount not paid respect of the allotment and costs made calls in arrear. Thus, the paid up capital is equal to the called up capital minus calls in arrear. In care of no calls in arrear, the paid up capital will be the same called up capital. देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हमने क्या किया, 50 रुपए के हिसाब से 20,000 शेयर का मांगा। अब इसमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे, मान लो 2,000 शेयर ऐसा होगा जिसपे मैंने कॉल्ड अप मांगा और उसने पैसा ही नहीं दिया। मैंने बोला 50 रुपए करके भी दे दो, उसने बोला भैया ऐसा है, पैसा तो था लेकिन निकल गया, अभी तो नहीं है। तो जो वो शेयर नहीं है, जो शेयर का पैसा 50 रुपए करके नहीं पे किया गया, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। ध्यान से समझिएगा कि मैंने क्या किया, लाख शेयर का मेरे पास ऑथराइज था, लाख शेयर ऑथराइज था, 20,000 मैंने क्या किया, इशू किया। इशू के बाद सब्सक्राइब मान लेते हैं मेरा 15,000 शेयर हुआ, मतलब 15,000 लोगों ने मान लिया मेरा शेयर को खरीदा, या फिर मान लो 20,000 भी खरीदा। अब उस 20,000 शेयर में जो शेयर था उसमें से हमने बोला 100 रुपया करके लेंगे। तो अब लोगों को लगा कि भाई 100 रुपया करके एक बार में पैसा तो होगा नहीं, तो हमने क्या बोला, अच्छा 50 रुपया पहले दे दो, 50 रुपया बाद में दे देना। तो 50 रुपया जो अभी मांगा उसको कॉल्ड अप, और जैसे ही पब्लिक ने उसको पेड कर दिया 50 रुपया, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। और पेड अप कैपिटल, अब इस पेड अप कैपिटल में कुछ ऐसे भी लोग होंगे, 20,000 लोगों में से मान लेते हैं कि 20,000 शेयर में से कुछ ऐसे शेयर्स भी होंगे जो बोला होगा भाई साहब पहले तो पैसा था, आपने कुछ लेट कर दिया, पैसा नहीं है, आप तोड़ गया,
अब तो हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो उस पैसे को हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर, जो अभी पैसा देना बाकी है। और एक चीज और बोला गया कि भाई साहब पेड अप कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल सेम होगा जब सारा का सारा शेयर खरीद लिया जाएगा। ऐसे जब कोई कॉल्स इन अरियर होगा तो फिर क्या होगा, वो बराबर नहीं होगा। और है अनकॉल्ड कैपिटल। अब अनकॉल्ड कैपिटल जो 50 रुपए हमने नहीं मांगा वो हो गया अनकॉल्ड कैपिटल। अब देखिए, this is the remaining part of the issued capital which has not been called. The company may call this amount any time when it needs further capital according to the provisions of the articles. हाँ बोल रहा है भाई जो अनकॉल्ड कैपिटल है वो कंपनी कभी भी मांग सकती है जब भी उसको जरूरत पड़ेगा तब नहीं। हाँ अब है रिजर्व कैपिटल। देखिएगा एक बात समझिएगा, रिजर्व कैपिटल क्या होता है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल दोनों में बहुत फर्क है। रिजर्व कैपिटल तो भैया ऐसा है कि उसको किसको बोलते हैं, जो कैपिटल नहीं मांगा गया है। बेसिकली अनकॉल्ड कैपिटल को ही रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, कंपनी में बी स्पेशल रजिस्ट्रेशन रिजर्व दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल शैल बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। कह रहा दिस अमाउंट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल ऑफ द कंपनी। ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़ रहा हूं, कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, एक स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत में रिजर्व दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल शैल बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। जो ऐसा कैपिटल जो कंपनी मांगा ही नहीं है कंपनी ने, और वो वाइंडिंग ऑफ द कंपनी के टाइम में किया गया, उस कैपिटल को क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल ऑफ द कंपनी कहा जाता है। इट कैन नॉट बी टर्न इनटू ऑर्डिनरी कैपिटल विदाउट लीव द कोर्ट, विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट and cannot be charged by the company. It is available only for the creditors on winding up of the company. जब winding up होगा तब रिजर्व कैपिटल की बात आएगी। The reserve capital is different from the capital reserve which is created out of profits of capital of a company. तो कैपिटल रिजर्व क्या, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑन फिक्स्ड एसेट, जो सेल किया उसके लिए प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, उस पे अगर कुछ हुआ तो वो कैपिटल रिजर्व। लेकिन रिजर्व कैपिटल सर वो कैपिटल जो अनकॉल्ड है और कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम में वो उसको ये किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल ऑफ द कंपनी। आइए एक चार्ट मैंने बना रखा है, इससे क्लियर हो जाएगा। देखिएगा कैपिटल रिजर्व क्या बोल रहा है, देखिए इट इज द अमाउंट कंपनी होल्ड्स यूजेस इट टू राइट ऑफ कैपिटल एक्सपेंस टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। इट इज रिपोर्टेड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। नो स्पेशल रिजर्वेशन आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व, कोई स्पेशल रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन रिजर्व कैपिटल में देखिए कह रहा है दिस अमाउंट इज यूज्ड व्हेन द कंपनी गोज अंडर लिक्विडेशन, जब लिक्विडेशन में जाता है तो ये अमाउंट आता है। ध्यान दीजिएगा, अब क्या बोल रहा है, इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द कंपनीज बैलेंस शीट, और क्या इट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट है। बोल रहा है इसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन क्या बनाया जा सकता है। देखिए कि मैंने लिख रखा है कि रिजर्व कैपिटल क्या होता है कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का वो पार्ट जिसको मांगा ही नहीं गया है तो उसको बोलते हैं क्या, आपको रिजर्व कैपिटल। देखिए एग्जांपल मैंने लिया कि एप्लीकेशन मनी मान लेते हैं, अपॉइंटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये चार में बेसिकली मांगा जाता है, शेयर को इशू किया जाता है। तो एप्लीकेशन का पैसा दे दिया और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, इसको बोलेंगे कॉल्ड अप, और जैसे ही फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया इसको बोलेंगे नॉट कॉल्ड अप। और यही नॉट कॉल्ड अप जो मांगा ही नहीं गया है, ऐसा नहीं कि पब्लिक ने पैसा नहीं दिया, कंपनी ने मांगा ही नहीं, उसको बोलते हैं क्या, रिजर्व कैपिटल। ठीक है, हाँ जी सर। अब नेक्स्ट एक है, इसमें ध्यान दीजिएगा सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे भी क्वेश्चन आया था, इससे भी प्रीवियस ईयर्स में बहुत क्वेश्चन आए हैं। ये आपके इसके प्रोसेस को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। और ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इसको हम लोग फ्लोटिंग ऑफ कंपनी भी बोलते हैं कि एक कंपनी का फॉर्मेशन क्या होता है, क्या किस प्रोसेस के थ्रू कंपनी फॉर्मेट होती है। तो बेसिकली इसका 4 लेवल है। ठीक है, ये तो मैंने कुछ ज्यादा डीप पढ़ा दिया क्योंकि अब जो लेवल आ रहा है ना एप्लीकेशन ओरिएंटेड आ रहा है, एक एक चीज आ रहा है, बहुत ये तरीके से डीप में पूछा जा रहा है। लेकिन जो बेसिकली चीज होती है ना वो 4 तरीके से होती है, 4 स्टेप बताया गया। एक प्रोमोटर्स ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ये 4 प्रोसेस के थ्रू कंपनी का रजिस्ट्रेशन फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको स्टेज के एक स्टेज के थ्रू थोड़ा डिफरेंस वे में समझा दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, कहीं भी दिक्कत आगे ना हो। कह रहा है इन जनरल द प्रमोटर्स इंडल्ज इन द प्रमोटिंग ऑफ कंपनी एज दे आर वेल वर्स्ड इन द प्रोसीजर irrespective of the involvement of a promoters somebody is the procedure to be followed will remain the same which is explained
एज फॉलो। देखिए कह रहा इन जनरल प्रोमोटर्स इंडिविजुअल होते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल कौन हुआ? प्रोमोटर्स। तो ये प्रमोशन ऑफ ए कंपनी इन प्रमोटिंग अ कंपनी, कंपनी को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहले प्रोमोटर्स आए भाई प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अब स्टेज 1 में आइए, तो सबसे पहले क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन होगा। नहीं, क्या द फर्स्ट वन हैज टू थॉरोली एनालाइज एंड मेक एन इंटेंसिव सर्वे टू असर्टेन द वेदर द बिजनेस दे आर गोइंग टू वेंचर विल बी प्रॉस्पेरस वन। बोल रहा भाई साहब आपको क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है, कि भाई साहब जो बिजनेस आप करने जा रहे हो वो है एक्चुअली में है पॉसिबल कि नहीं। उसके बाद अब बोल रहा है स्टेज 2 क्या करेगा? इफ सच इन्वेस्टिगेशन इंजेक्ट्स ए होपफुल रिजल्ट, अगर ये इन्वेस्टिगेशन सही हुआ तो देन डॉक्यूमेंट कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एविस्ट्रेशन हैज टू बी प्रिपेयर्ड। अब एमओए बनाना पड़ेगा। कह रहा है इट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड इट्स कंटेंट आर डिस्क्राइब्ड अर्लियर इन दिस चैप्टर। बोल रहा है पहले डिसाइड हो जाना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, क्योंकि यही चार्टर होता है कंपनी का। नहीं, हाँ संविधान बोलते हैं कंपनी का इसको। नहीं, हाँ जी। स्टेज 3 क्या होगा? पूरा नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कॉल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब देखिएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को में बदलाव किया जा सकता है खुद से, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में खुद से बदलाव नहीं किया सकता। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भाई साहब अपना कंपनी के रूल्स रेगुलेशन इसमें लिखे होते हैं, वो वही सारा चीज है। कह रहा हैज टू बी ड्राफ्टेड, इट्स इंपॉर्टेंट clauses are also explained earlier in this chapter. It is nothing but the rules and regulation for the conduct of the business of a company. देख रहे हो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी इसमें क्या होता है? मेंशन होता है। अब आगे चलें, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेज 4 पूरा कॉम्पिटेंट पर्सन शुड बी चूजन वेल इन एडवांस फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड एग्रीमेंट शुड बी एंटर्ड इनटू विद इन हिम। अब देखो बोल रहा है इसके बाद क्या मैनेजिंग डायरेक्टर को जो था उसके साथ आपको क्या कर लेना है? एग्रीमेंट कर लेना है। ये पहले ही चुना जाना चाहिए कि भाई कौन एमडी बनेगा मेरे कंपनी का। नेक्स्ट क्या है? कह रहा लिस्ट ऑफ पर्सन हु हैव एग्रीड टू बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड देयर रिटन कंसेंट, देयर क्वालिफिकेशन शेयर्स हैव टू बी finalized and reduced to writing standardized format। अब इसके बाद कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे उनके रिटन कंसेंट क्वालिफिकेशन शेयर का सारा चीज ले लेना है। फिर स्टेज 6 में चलेंगे हम लोग। कह रहा है डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट द ऑल प्रोविजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन कंपाइल्ड विद द शुड बी प्रिपेयर्ड एंड दिस शुड बी साइंड बाय द एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। ये देखिएगा ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट जो भी चीज है कंपनीज एक्ट के तहत कहा गया भाई उसको प्रिपेयर कर लेना है। और उसके बाद ये जो नीचे पर्सन है इनके द्वारा साइंड होना चाहिए। कौन? एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, एन अटॉर्नी ऑफ ए प्लेडर एंटाइटल्ड टू बिफोर अ हाई कोर्ट, अ सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, जो कंपनी के फॉर्मेशन में है तो वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ पर्सन नेम्ड एज ए डायरेक्टर इन द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, इसका भी साइन किसी में भी। कहला व्हाइल प्रिपेयरिंग द अबव डॉक्यूमेंट केयर शुड बी टेकन टू सी दैट नो प्रोविजंस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट शुड बी लेफ्ट आउट। All the above documents should be sent to the registrar of the company with the required fees। अब जब ये डॉक्यूमेंट सारा फिल हो जाएगा तो हमको कहां भेजना है? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को। देखो अभी यहां तक में मैंने थोड़ा तोड़ दिया है, बेसिकली इसको पार्ट पार्ट कर दिया है। कह रहा है वही कि सबसे पहले प्रोमोटर्स प्रमोट करो, फिर क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाओ, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और फिर रजिस्ट्रार के पास भेज दो। रजिस्ट्रार जिस दिन फाइनल करेगा वो काम बन जाएगा। अब नेक्स्ट आ गया ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है स्टेज 7 कहता है रजिस्ट्रार विल परस्यू द ऑल डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रार सब डॉक्यूमेंट को परस्यू करेगा। ही हैज टू वेरीफाई वेदर द ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन कंपाइल्ड विद, सारा रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट का है कि नहीं ये देखेगा। देन ही विल एंटर द कंपनीज नेम इन द रजिस्ट्रार। अब उसके बाद वो कंपनी का नेम रजिस्ट्रार में एंट्री करेगा एंड द रजिस्ट्रार विल इशू अ सर्टिफिकेट एट दिस स्टेज नॉन एज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब देखो यहां कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा? एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसको हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहेंगे। नहीं, एंड द कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस नाउ। अब रजिस्ट्रार के करने के बाद इशू करने के बाद कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आ जाएगा। तो ये क्या था? ये स्टेज था। आप देखिए लास्ट क्या है ये देखिएगा। कह स्टेजेस में इन ऑर्डर टू गेट द वन मोर सर्टिफिकेट, द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पब्लिक लिमिटेड, कंपनी हैज टू इशू ए प्रोस्पेक्टस और प्रिपेयर a statement in lieu of prospectus signed by all directors and the file a copy of registrar and the contents of prospectus are described earlier in this chapter। The company raises capital by inviting public to subscribe for the shares and divisions of the company through prospectus। The Companies Act, central government, SEBI and the Reserve Bank of India impose several rules and regulations for the issue of prospectus by the companies। All such rules must duly be compiled। देखिए यहां तक तो हो गया, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। लेकिन अगर आपको
एक और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, किसके लिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। तो उसको एक कॉपी फाइल करना होगा रजिस्ट्रार के साथ में, और रजिस्ट्रार में कॉपी फाइल करने के बाद वहां पे प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा, और वो जो सेबी, कंपनीज एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और ये सारा चीज में कंपाइल होना चाहिए, तब इसको क्या मिल जाएगा, कंपनीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड पब्लिक बिजनेस, सॉरी द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये आप इसको इशू कर दिया जाएगा। तो ये तो लास्ट स्टेप हो गया, ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके लिए ये वाला प्रोसेस जो लास्ट वाला है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, प्राइवेट लिमिटेड के लिए यही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा और काम तमाम हो जाएगा। तो बेसिकली 4 स्टेप जरूर याद रखिएगा। पहला क्या सर, प्रमोटर्स, दूसरा क्या MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तीसरा क्या सर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और लास्ट में क्या, रजिस्ट्रार ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। उसके बाद यही मिल जाएगा सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, हाँ जी सर, तो यही 4 आपके स्टेज है, और ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूं पढ़ने के लिए नहीं जी। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियोस में, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इशू ऑफ शेयर, फॉरफिटेड और रेशियो ऑफ शेयर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।